अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज के साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि एज की जो इतनी ठुकाई पिटाई हुई है, इसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि शायद उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम ऑफ दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो लिमिटेड डेट्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करते हैं। तो क्या हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बम के शो पर इस बात को ऑफिशियली बता दिया है कि जो एज हैं अब वो उनको जो है ग्रेड 2 MCL स्प्रेन हुआ है, यानी कि उनकी जो नी है उसके आसपास जो उन्होंने इंजरी वगैरह बता दिया। अब इसका मतलब क्लियर है कि एज आपको कुछ टाइम तक आउट ऑफ एक्शन देखने को मिलेंगे। ये पूरी केफे वाली इंजरी ऐसे ज़्यादा कोई सीरियस लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि जब भी एज को हम इंजरी से ऐसे जोड़ के देखते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों का दिल जो है वैसे धक धक करने लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, एज आपको कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से अब ऑफ देखने को मिलेंगे। अब देखते ये हैं कि जब वो वापस आएंगे तो फिर उनके साथ क्या प्लान्स होते हैं एंड ये जजमेंट डे का वो क्या हाल करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैरन कॉर्बिन, हैप्पी कॉर्बिन या फिर किंग कॉर्बिन, जो भी आपको बोलना है उनके बारे में। तो हमने रिसेंटली अभी देखा भी था कि कॉर्बिन को कुछ वो गाड़ी में भर के ले गए थे, कुछ उनके किसी को लेकर प्लान्स चल रहे हैं। तो गाइस क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल एच चाहते हैं कि कॉर्बिन एंड JBL को एक साथ रखा जाए। JBL पता ही है आपको, पहले के टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो तो रसल करते हुए भी देखा होगा, फिर आपने कमेंट्री में भी देखा होगा। तो JBL और कॉर्बिन को पेयर करने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है, जहां पर काइंड ऑफ JBL मैनेजर से होंगे कॉर्बिन के। अब ये कितना यूनिक आइडिया हो सकता है। सोचो कि अभी तक हमने कॉर्बिन को किस तरीके से देखा है, मतलब कि वो बंदा अकेला, अब सोचो उसको कोई मैनेज करने वाला आएगा, तो आई थिंक वो बहुत एक यूनिक स्टोरी लाइन हो सकती है। कितना आगे तक अभी इसको लेकर प्लान्स हो चुके हैं, क्या फाइनलाइज हुआ इसके बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है कि जो सारे हिंट्स है वो ये बता दें कि ट्रिपल एच जो है JBL को टेलीविजन पर वर्क के लिए वापस लाने वाले हैं, ऑन स्क्रीन टैलेंट बन के, आपको कमेंट्री वगैरह नहीं, और वो मैनेज करेंगे कॉर्बिन को। ऐसा कुछ अभी फिलहाल ट्रिपल एच का प्लान है। नेक्स्ट बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो ब्लड लाइन के अंदर हर किसी को एक्नॉलेज किया जाता है, रोमन रेंस को किया जाता है, जिमियन जे उसो को किया जाता है, सोलो सिकोवा को किया जाता है, लेकिन सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन का पार्ट होने के बावजूद भी थोड़ा सा साइड में रखा जाता है। लेकिन पॉल हेमन ने रिसेंटली कुछ ऐसा किया जिससे सैमी ज़ेन बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। पॉल हेमन का ये वाला ट्वीट है जहां पर वो ब्लड लाइन को बता रहे हैं मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन इन द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्रो रेसलिंग हिस्ट्री। वहाँ पे वो जो सोलो सिकोवा चैंपियन बने थे उसके बारे में बात करते हैं, रोमन रेंस एंड ऊसोस एंड यस अ शाउट आउट टू ऑनररी ऊस, और उन्होंने साथ में सैमी ज़ेन को टैग किया हुआ है। तो सैमी ज़ेन को ये देख के दिल को इतनी ज़्यादा ठंडक मिली कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी वाले ट्वीट की पिक्चर लेके उसको ट्वीट किया और लिखते हैं व्हेन वाइजमैन सेज इट बी ट्रू, मतलब कि बता रहे हैं कि हाँ पॉल हेमन कह रहे हैं तो फिर बात सच ही होगी। तो एक्नॉलेजमेंट बहुत कम मिलती है सैमी ज़ेन को, लेकिन यहाँ पर मिली है और सैमी ज़ेन इससे बहुत ज़्यादा खुश है। मैं तो उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ, जब भी मैं सैमी ज़ेन को सोचता हूँ ब्लड लाइन के बारे में, तो मैं तो उसी दिन के बारे में सोचता हूँ कि कब जो है सैमी ज़ेन अलग हो जाएंगे ब्लड लाइन से, और वो किस तरीके से होंगे और जो उनको भगाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ होने वाली है, मतलब पता ही है हमको इसके बारे में। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में आपको ये बात भी पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। थोड़ी सी अर्ली प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पे सेथ रॉलिंस का जीतने का कोई चांस है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही तगड़ा शॉकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल कर दे। लेकिन कोई तो है माइकल करके कोई है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, तो कुछ तो होगा ही ये बंदा। ये लिखते हैं कि सेथ रॉलिंस वॉज सच अ ग्रेट अंडर सेंटर गेस्ट, आई एम बाइंग दिस जर्सी, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो 14 टाइटल जीत चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं, रुको उसी बात को लिखते हुए कि आई विल बी 15 बाय नेक्स्ट मंडे नाइट माय फ्रेंड, मतलब कि वो बता रहे हैं कि समझ जाओ क्या, अगर तुम्हारे पास अभी तक 14 है तो नेक्स्ट टाइम वो 15 हो जाएगा। इसका मतलब कि सेथ रॉलिंस कहना चाह रहे हैं कि उनके पास जो है US चैंपियनशिप आने वाली है। लेकिन हाँ, अगर रिडल से वो किस तरीके से बच जाए, क्योंकि रिडल और सेथ रॉलिंस एक दूसरे की नाक में जिस तरीके से घुसे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए हैं, तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड आई थिंक ये सेटअप है, मुझे लग रहा है कि रिडल और सेथ रॉलिंस के मैच को बनाने का, बाकी US चैंपियनशिप का मैच करवाना शायद एक बहाना हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये कोई स्टोरी वगैरह अपडेट वगैरह नहीं है, आप लोग सिर्फ इस वाले ट्वीट को देखो सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को देखो जहाँ पर ये कोई रियूनियन वगैरह था DX का, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस जो है इन सब मेंबर्स को देख रहे हैं और सेथ रॉलिंस किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीज़ों को। तो इस पर जो कैप्शन है वो इंटरेस्टिंग है कि विंस watching Triple H bringing back black and gold NXT, rehire people he fired and give people their old name back, मतलब कि विंस मैकमैन, ये सेथ रॉलिंस विंस मैकमैन है। तो ये पिक्चर मुझे काफ़ी, ये मीम बहुत ज़्यादा फनी लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सेथ रॉलिंस के रिएक्शन देखो भाई, इसमें ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया, और मतलब इसमें तो विंस मैकमैन की तरह ऐसा बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन इस तरीके से देख रहे होंगे शायद। तो ये बड़ा फनी है। और रिपोर्ट में मैंने आपको यही बताया था कि ट्रिपल एच जो है जो भी विंस मैकमैन का किया धरा है उसको नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। तो फिर हो सकता है जो हमने अभी तक देखा है वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों की शुरुआत हो और आगे और भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों ने होने वाली हो।
मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि इम्पल्सिव पॉडकास्ट पर आए हुए थे रोमन रेंस लोगन पॉल के साथ में, तो यहाँ पे पॉल हेमन के साथ उनकी कैसे पेयरिंग हुई उसके बारे में कुछ हमको इनसाइट्स दी है रोमन रेंस ने। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर ऐसे बीच में, ब्रॉक लेसनर क्योंकि उस समय आ रहे थे टेलीविजन के ऊपर, तो पॉल हेमन जो है वाइड ओपन थे किसी भी चीज़ के लिए क्रिएटिवली, और वैसे भी वो बैक स्टेज ही काम कर रहे थे, टेलीविजन पर उनके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर इतना सक्सेस ले चुके थे। तो फिर अब नेक्स्ट कुछ होना था, और जब हमने डिसाइड किया कि हाँ रोमन रेंस एंड पॉल हेमन साथ में आ सकते हैं, तो फिर ये चीज़ जो है फाइनलाइज हो गई थी, और उसके बाद आपने जो है टेलीविजन के ऊपर देखी। मतलब जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सिंपल था। रोमन रेंस को कोई एक बंदा चाहिए, पॉल हेमन भी खाली बैठे हुए हैं, और उसके बाद पॉल हेमन रोमन रेंस को साथ में जो इन्होंने लेके आ गया। और रोमन रेंस ने इस बात के ऊपर भी ऐसे एम्फेसाइज किया कि पॉल हेमन को भी मेरे साथ काम करना था, इस वजह से ये जो चीज़ है आप टेलीविजन के ऊपर देख रहे हो। वैसे वो काफ़ी शॉकिंग था जब एंड में एकदम से काउच के ऊपर बैठे हुए थे एंड एकदम से रिवील होता है कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन साथ में, और उसके बाद से तो जो हम लोगों ने देखा है कहना चाहिए रेस्ट इज हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के स्टेज के बारे में। तो इसको लेकर WWE कुछ प्लान कर रही है, और शायद बहुत जल्दी आपको जो है स्टेज वगैरह ऐसे देखने को मिल जाए WWE की प्रोग्रामिंग के अंदर। रॉ स्मैकडाउन में बेसिकली दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को लेकर प्लान आए थे कि कुछ नया फ्रेश ऐसे करने वाले हैं। जैसे हमने NXT के ऊपर भी हम देख रहे हैं ना कि वो ब्लैक एंड गोल्ड वाली जो थीम है, ब्लैक गोल्ड बोलेंगे, उसे वाइट भी उसमें ऐड कर दिया है, तो वैसी चीज़ हो रही है। तो फिर अब ये चीज़ कुछ नई फ्रेश चीज़ रॉ स्मैकडाउन के ऊपर भी होगी। अब ये हो सकती है पॉसिबली ऐसे अभी कुछ टाइम बाद सीजन प्रीमियर होगा, तो शायद उस टाइम पर हो सकती है, तो कुछ भी इसके बारे में कह सकते हैं, बट हाँ कुछ नया होने वाला रॉ स्मैकडाउन के लिए, एटलीस्ट ऐसा कहना है रिपोर्ट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्लैश एट द कैसल तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको रेसलमेनिया भी देखने को मिल सकती है। और रेसलमेनिया जब मैं कह रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि WWE USA से बाहर जाकर रेसलमेनिया करवाने में बहुत ज़्यादा पछड़े समझती है। इवन वो कनाडा को भी कंसिडर नहीं करते रेसलमेनिया के वेन्यू के लिए। शायद रीज़न ये भी हो सकता है कि कनाडा उतनी बड़ी कंट्री नहीं है, अगर वो ऐसे देखे कि अगर वो पूरे यूके पूरे इलाके को लपेटे में ले उस हिसाब से कंपेयर करें तो। लेकिन क्या रिपोर्ट है, कोरी ग्रेव्स ने कहा है कि जिस तरीके से क्लैश एट द कैसल हुआ है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बैक स्टेज ऐसी बातें चल रही हैं रेसलमेनिया यूनाइटेड किंगडम के अंदर करवाने के लिए, और शायद इन फ्यूचर आपको ये चीज़ जो है देखने को मिल भी जाएगी टेलीविजन के ऊपर। और वैसे भी जिस तरीके का रिस्पांस वैसे क्लैश एट द कैसल वाले इवेंट को मिला है, कैन यू इमेजिन क्या कर सकते हैं यूके के लोग जब रेसलमेनिया ही वो उनके इलाके में करवा दें, तो बढ़िया भी हो सकता है। और वैसे भी हमको तो इंडिया वालों को तो इंडिया, हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं, हमको तो क्या टेलीविजन के ऊपर ही देखना है, हमारे तो इतनी ज़्यादा मैटर करती नहीं है। बट हाँ फिर भी अगर मैं एज इंडियन बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया में आ जाए तो फिर हम उस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। खैर गाइस, हम लोग चलते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और PWI की जो एनुअल लिस्ट आती है, आई थिंक इस बार 32वां साल था इनका ऐसा करने का, जहाँ पे वो टॉप 500 सुपरस्टार्स को लिस्ट करते हैं, और इस पर अगर कोई बंदा नंबर 1 आता है तो इसको पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इस लिस्ट को, कि हाँ इस बंदे ने टॉप किया है, बंदा फ्लैक्स करता है। इवन ऐसे समझ लो आप, WWE के सुपरस्टार जब आते हैं ना इस लिस्ट में, तो WWE खुद से एक आर्टिकल पब्लिश करती है। मुझे याद है सेथ रॉलिंस के टाइम पे किया था, और पिछले 3-4 सालों से तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? इस लिस्ट पर नंबर 1 है वो जो कि WWE में नंबर 1 पर है, और यहाँ पर ये सुपरस्टार है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, यानी कि इस साल की लिस्ट को टॉप किया रोमन रेंस ने। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बड़ी बात है, बस आप इतना समझ लो। कुछ लोग इससे डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि अगर आप इस पर नंबर 20 पर देखो तो जो सुपरस्टार है वो ड्रू मैकिंटायर है। तो मेरे ख्याल से लिस्ट में उनको बहुत नीचे नाम दे दिया। पूरे टॉप 500 में आपको टॉप 10 बताया था जल्दी जल्दी। रोमन रेंस है फर्स्ट पर, काजुचिका ओकाडा है नंबर 2 पर, CM पंक है उसके बाद एडम पेज, 5th पर बॉबी लैशली हैं, 6th पर कोडी रोड्स हैं, 7th पर है ब्रांड डैनियल्सन, एल हिजोडेल। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहे नाम तो भाई अलग अलग प्रमोशन से भी हैं, सारे WWE के नहीं होते। इसके अलावा बिगी हैं, जोनाथन ग्रीशम है। तो ये सारे जो नाम है ये आए हैं इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट में सेथ रॉलिंस का नाम 17वें नंबर पर है, तो ये भी आप देख सकते हो। चलो वो फिर भी ठीक है। ड्रू मैकिंटायर का 20 रहना थोड़ा सा अजीब है, बट मेन बात ये है कि रोमन रेंस ने इस साल की लिस्ट को कर लिया है टॉप पे। आई थिंक 2016 में भी रोमन रेंस ने किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आप इस लिस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे कि रोमन रेंस ऐसे बी द वन तो करते ही हैं, लेकिन वो नंबर 1 भी हो चुके हैं। खैर गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।